अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। हैशटैग हैंग द रेपिस्ट पाकिस्तान में सोशल मीडिया की तमाम वेबसाइट्स पर इस वक्त टॉप ट्रेंड बन चुका है। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस ने बहुत बुरी तरह मुल्क व कौम के एहसासात और जज्बात को मजरूह किया। हमारे मुआशरे में नाज़रीन शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां औरत माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में मौजूद ना हो, और यही वजह है कि हवा की बेटी से ज्यादती और असमत दरी करने वालों को सरेआम फांसी देने के लिए न सिर्फ खवातीन आवाज बुलंद कर रही हैं बल्कि मर्द हजरात भी औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुतालबे में पेश दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इस घिनौने अमल की हौसला शिकनी और इसके तदारुक के लिए मुतालबा कितना जायज़ है, हमारा पहला सवाल आज इसी बारे में है। दूसरा सेगमेंट सियासी और कानूनी मामले पर है। अल अजीज़ रेफरेंस में नवाज शरीफ को पेश होने का एक और मौका दिया गया, जिसका तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने आज जारी किया है। और आखिर में बात करेंगे हम IMF के पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे की, जिसको मद्देनजर रखकर पाकिस्तान ने जुलाई से सितंबर के दरमियान 1000 अरब की टैक्स वसूली आवाम से करनी है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ेकार नासिब चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ेकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूए बहस बनेंगे। गालिबन वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसे कि प्रोग्राम की इब्तिदाई में मैंने सबसे पहले बात की लाहौर ज़्यादती केस के हवाले से, आप और मैं हम सभी जानते हैं और यकीनी तौर पर ट्वीट करते वक्त हमने भी इस हैशटैग को इस्तेमाल किया गया होगा, जिसमें हैंग द रेपिस्ट के हवाले से तहरीर किया जा रहा है। और यकीनी तौर पर जिस तरह से अवाम के जज्बात मजरूह हुए इस हादसे के बाद, ये कोई पहला हादसा नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार जो एक गम और गुस्सा, जो इश्तियाल देखने में आ रहा है अवाम में, वो शायद माजी की निस्बत इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सवाल हमारा यही है कि जिस तरह से पब्लिक, अवाम ये मुतालबा कर रही है कि इन मुल्जिमान को, जो भी ज़्यादती केस में मुलव्विस होते हैं, सरेआम फांसी दी जाए, ये मुतालबा कितना जायज़ है कि वाकई मुल्जिमान को सरेआम फांसी देनी चाहिए? नासिब चुगताई साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी। बताइएगा, ये इस मामले पर पहले भी केसेस में बहुत दफ़ा बहस होती रही है, अवाम इस चीज़ का मुतालबा करते रहे हैं, लेकिन अभी तक इस किस्म का बिल पास नहीं हुआ है। आप इसकी हिमायत में हैं? देखिए, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इस तरह की फांसी से क्या फ़ायदा पहुंचेगा आपको। जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने एक ऐसे ही ख़तरनाक और घिनौने मुकदमे में एक शख्स को सरेआम फांसी दी थी और उसकी लाश टंगी रही थी 3 दिन तक लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वाक़या हुआ। तो ये सज़ा बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात का हामी हूँ, सज़ा बहुत ज़रूरी है। सरेआम दें, लटका के दें, सूली चढ़ा दें, सलीब कर, मसलूब कर दें, सर काट दें। अब तो सऊदी अरब भी सज़ाए मौत से पीछे हट गया है। उन्होंने भी सर कलम करने की जो दफ़ा थी वो मौकूफ़ कर दिए। सरेआम कोड़े भी नहीं मार रहे वो तो। लेकिन ये कि हमारे यहाँ, हम जनूबी एशिया में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सज़ाओं को सख्त करें और इंसाफ लाजमी करार दें। ये फांसी लटकाने मटकाने वाला मसला मेरे समझ में नहीं आता। इंसाफ यकीनी बनाइए। जब आप इंसाफ यकीनी बनाएंगे तो लोगों को इबरत होगी। जब इबरत होगी तो फिर ज़ाहिर है लोग पीछे हटेंगे। लेकिन ये कि कोई मुजरिम बच के ना निकले, बुनियादी मसला ये। कोई मुलजिम हो, मुजरिम हो, रेपिस्ट हो, बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला हो, डाकू हो, चोर हो, बच के ना निकले। और अगर बच के निकलेगा तो रियासत पर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको सब चीज़ें पढ़ने के बाद। दूसरी बात ये कि इस वाक़े के बाद क्या हुआ, इस वाक़े में कितना हमने हंगामा किया, कितने गुस्सा में आ गए हम लोग। हम लाल पीले हो गए। जनरल साहब को भी गुस्सा आ गया, आपको भी गुस्सा आ गया, आंखों में आंसू आ गए। कल फिर यही हुआ, एक बच्चे की और लाश मिली है इस्लामाबाद के आसपास से, गुजरांवाला में यही हुआ है। फिर मोटरवे, जो आप कहते हैं मेरे हुदूद में नहीं है, मोटरवे को फिर बंद किया गया। डाकुओं ने फिर छापा मारा, गाड़ियों को रोका, टायरों पर गोली चलाई। मोटरवे पुलिस कहाँ थी वहाँ? वो तो उसका इलाका था ना, वो तो उसके हुदूद में आता था।
वो वहाँ भी नहीं आई। तो जब तक हम कानून पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, जब तक रैपिड इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, ये मुकदमा 2 साल 3 साल नहीं चलना चाहिए। ज़ैनब केस का हमारे सामने हवाला है, उस वक्त हम सब फिर इकट्ठे हुए थे। अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो वो केस भी ऐसे चले आता, ज़ैनब के कातिल माफ कर दी जाती, गायब होते। तो आपको नहीं लगता हमें यहाँ पर भी मुत्तहिद होने की जरूरत है सरेआम फांसी के मुतालबे पर? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, लेकिन सरेआम फांसी के मुझे फ़ायदा बता दीजिए क्या होगा। चलें, इसके फ़ायदे नुकसान पे मैं मोना से बात कर लेती हूँ। मोना, बहैसियत औरत, जब ये खबर आप तक पहुंची होगी, यकीनी तौर पर आप में भी उसी तरह से गम और गुस्सा पाया जा रहा होगा जैसे कि मुल्क में रहने वाली दीगर माँ बहन और बेटियों के जहनों में है। आप समझती हैं ये मुतालबा जायज़ है जिसके बारे में आवाम सोशल मीडिया पर बहुत बहस कर रहे हैं, तो अब ट्रेंड बना दिया गया इसे? देखिए ज़रिया, इतनी बात से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ कि पनिशमेंट की, सज़ा की जो इंटेंसिटी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्टेनिटी से फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये यकीनी बनाया जाए कि सज़ा होगी, ये ना यकीनी बनाया जाए कि जी सज़ा बहुत इबरतनाक होगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं ये बात जानती हूँ, ये एक यूनिवर्सल कानून है, लेकिन मुझे लगता है हमारे थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ज़रूर हैं। 2012 के दिल्ली रेप केस, गैंग रेप केस के बाद भारत को और ख़ास तौर पे राजधानी भारत की दिल्ली, नई दिल्ली को दुनिया का रेप कैपिटल बताया गया। और अभी ये स्टैटिस्टिक्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि 15 मिनट में हर खातून, एक खातून भारत में रेप होती है। ये स्टैटिस्टिकली ये नंबर है, और ये जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं वो ये बात बताते हैं। खैर, बात ये है कि जिस नौयत का ये केस है, मुझे लगता है कि ये बहुत मुमासलत रखता है 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस से। एक तो ये कि सरेआम एक खातून की असमत को तार किया गया, गैंग रेप जो फिनोमिनल है वो सामने आया, मतलब कोई डर खौफ नहीं है। यानी कि ये कि बाकी अभी तक जो चीज़ें हमने देखी थी, देखिए छुप छुपा के परवर्ट्स और जो प्रेडेटर्स होते हैं, जिनसी प्रेडेटर्स होते हैं, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। कहीं मतलब किसी चीज़ का कोई रेफ्यूज लेते हैं, कहीं छुपते हैं। जब ये चीज़ सरेआम होने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका मुआशरा उस नहज पर पहुंच गया है जहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे, और गैर मामूली सिचुएशन आ गई है। गैर मामूली सिचुएशन 2012 में इंडिया में भी देखी गई थी, जिसके बाद सख्त तरीन कानून साजी की गई थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उससे चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन उनकी भी जो सख्ती थी वो एक हद तक की थी। उस पर्टिकुलर गैंग रेप जो केस था, इस साल उन तमाम जो मुजरिम थे उसके, उस खातून के, उनको सजाए मौत हुई है। लेकिन इसके अलावा आप देखें 2012 से 2020 तक हमें 8 साल लग गए। फिर ज़ैनब अलर्ट बिल हमने इस साल बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बिल है जो कि पार्लियामान ने पास किया। ज़ैनब का जो कसूरवार था और जो दीगर उसके साथ, उसके अलावा दीगर बच्चियों का भी कसूरवार था, इमरान, उस बदबख्त को फांसी हुई। ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट था जो हमने सेट किया। लेकिन मैं ये बात समझती हूँ कि ये गैर मामूली हालात है। बिल्कुल, अब तो मैं थोड़ा सा अपनी बात से खुद ही अपनी बात को डिफाई करते हुए ये कहूँगी कि ये यूनिवर्सल कानून ज़रूर है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट असल में जो जराइम हैं उनको कम करती है, लेकिन ये गैर मामूली सूरत हाल है। आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद गैर मामूली सूरत हाल देखी गई। कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर से जो एम्बार्गो था वो खत्म किया गया, मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई। बहुत तनकीद हुई हम पे, जितने भी वो आउटलेट्स हैं, जितने भी वो इवन पार्लियामानी लोग हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक ट्रेजरी बेंचेस से हो या अपोजिशन से हो, जब मुखालफत करते हैं कैपिटल पनिशमेंट की या सरेआम फांसी की, तो इंटरनेशनल कवानीन को कोट करते हैं कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता और ये काले कवानीन है, ये ड्रैकोनियन लॉज हैं। लेकिन मुझे लगता है गैर मामूली सूरत हाल को अरेस्ट करने के लिए एग्जैक्टली क्योंकि मामला अब नहीं हो रहे हैं, हफ्ते में 4-4, 5-5 वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं शायद उनकी तादाद इससे भी ज्यादा हो। जनरल साहब, सरेआम किसी की जिंदगी का गला घोंट दिया जाता है, लेकिन सरेआम फांसी क्या नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़रिया, बात यह है कि सरेआम फांसी का कानून में तो गालिबन गुंजाइश नहीं है, और मैंने कभी नहीं देखा कि इसका मुतालबा पब्लिक ने इतना जब किया है तो पार्लियामेंट में कभी इसके बारे में बड़ा जोश हो कि हाँ वाकई पब्लिक का मुतालबा है तो हम इस पे कानून बना दें। तो कानून भी आज दिन तक नहीं बना। तो लगता यही है कि वो
हम मिसाल तो देते हैं जनरल ज़ियाउल हक की, लेकिन वो जो मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस थे उसके तहत वो होता रहा, मार्शल ऑर्डर्स के तहत ये चीजें होती रही, लेकिन आम कानून में इसकी गुंजाइश नहीं। अब चीज ये है कि जो मेरे नुक्ता निगाह से दो चीजें इसमें बहुत अहम, एक तो ये है कि सरेआम हो या ना हो, लेकिन ये केस बड़ी जल्दी निपटाना चाहिए कबल इसके कि इसकी फाइलें जो हैं वो वक्त की धूल के नीचे दब जाएं। ये सबसे अहम चीज है कि इसको बहुत जल्दी, मिसाल तब कायम होती है जब ये किस्सा ताज़ा है, लोगों की तवज्जो इधर है, इस वक्त लोग इस पर बात कर रहे हैं। अगर फौरी तौर पे इसका कुछ फैसला हो जाए और हम अपने अदालती निज़ाम में ना उलझे रहें तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, वो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। अब जल्दी फैसले के साथ साथ ये बड़ा अहम है कि मुजरिम भी पकड़े जाएं। यहां बहुत सारे इसमें इश्यूज मुझे नजर आते हैं। एक तो ये कि अंधेरा था और पता नहीं खातून उन लोगों को पहचान सकती है या नहीं पहचान सकती। दूसरी तरफ ये है कि मुझे शक है कि ये लोग पुलिस वाले थे, पुलिस से इनका ताल्लुक था, क्योंकि जब वो उसने मोटरवे पुलिस को टेलीफोन किया है तो किसी और को तो भी नहीं किया हुआ था, तो मोटरवे पुलिस तो नहीं पहुंची, उसकी जगह पे ये लोग पहुंच गए। और फिर इसके साथ साथ जो बाद में पुलिस आई है, वो जो उसके कोई अजीजो कारब या जो उनके जानने वाले गुजरांवाले से आए, उन्होंने ये गालिबन या इनको 115 वालों को या किसी को टेलीफोन करके बुलाया, तो वो लोग थे, मोटरवे वाले तो थे ही नहीं। सो अगर कोई इस तरह का उसमें केस इन्वॉल्व है तो फिर आप भूल जाएं कि आप किसी कातिल तक या किसी ऐसे मुजरिम तक पहुंच सकेंगे। ये ऐसे चीजें हैं जहां पे मुझे बड़ी परेशानी ये होती है कि शायद हम सही कातिलों तक पहुंच ही ना सकें। पुलिस की ये अपनी एक टेक्निक है कि वो हमेशा जब ये वाकये ऐसे होते हैं तो लोगों के, पब्लिक के जज्बात को ठंडा करने के लिए वो 10-15 कोई लोग पकड़ लेते हैं और बिलउमूम वो इस चीज के मुजरिम नहीं, उनका इससे ताल्लुक वास्ता नहीं होता, लेकिन वो ऐलान करते हैं कि हमने मशकूक आदमी 12, 15, 16 पकड़ लिए हैं, बस जल्दी हल हो जाएगा। तो आप थोड़ा मुतमईन हो जाते हैं कि किसी को पकड़ा है, लेकिन वो बेचारे सारे मासूम होते हैं, असल आदमी का पता ही नहीं होता। अब ये भी एक मसला है कि इसको क्या महकमाना प्रोटेक्शन इन लोगों को होगी, या जो भी लोग हैं उन्होंने इतनी दिद्दा दलेरी से, बड़ी तसल्ली से काम किया, उनको कोई फिक्र ही नहीं थी कि कोई उनको पकड़ लेगा या उनको कोई पूछा जाएगा। वो सारी वारदात वहां पे उस गाड़ी के शीशे तोड़ के खुद ही करते रहे और वहां पे कोई ऐसी चीज उनको रुकावट नजर नहीं आई। तस्वीर का दूसरा रुख जो आपने बयान किया है वो इंतहाई खौफनाक और भयानक इस हवाले से भी है कि अगर मुहाफिजों में से कोई ऐसा निकल आए तो बड़े प्रॉब्लम की बात है। जी कंटिन्यू रखिए। हम बार बार ज़ैनब के केस को रेफर करते हैं। ज़ैनब के केस में उस आदमी को फांसी जल्दी देने में बड़े सारे लोग इन्वॉल्व थे कि उनकी बड़ी कोशिश थी कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए। असल चीज ये है कि उसके साथ एक गैंग था जिसको कभी इन्होंने सामने नहीं आने दिया, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग मुलव्वस थे। ये बहुत सारे इन चीजों के साथ इशू है और आपको याद होगा कि हमारा मीडिया, बहुत सारे लोग बताते रहे कि कसूर में एक गैंग है, एक ग्रुप है वहां पे जो ये काम कर रहा है और उसका मकासद कुछ और है, वो पैसा कमा रहे हैं इस चीज से। तो बात यह है कि एक माशरा भी बर्बाद हुआ पड़ा है, अखलाक की गिरावट, मजहब के नाम की चीज कोई नहीं, लोगों का लगाव खत्म हो गया। ये चीज भी एक इतनी 10-15 साल में हुई है कि किसी को कोई शर्म हया नहीं रही। तो क्या करें आदमी कि क्या सोचे, माशरे को दुरुस्त करने का सोचें, कानून का रास्ता दुरुस्त करने का सोचें, अदालतों का सोचें जहां सबूत आम नहीं माना जाता, या ये कि कोई महकमों में से लोग जो जिनका ताल्लुक ही पुलिस से होता है, अगर वो कोई जुर्म कर जाए तो उसके बारे में हाथ बांध के हम बैठ जाएं कि चूंकि महकमे का आदमी है तो पता नहीं इंसाफ मिलेगा नहीं। मेरी नजर में तो जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं, वो मॉडल टाउन का हो, वो आप साहिवाल वाला ले लें या कहीं भी जहां पुलिस इन्वॉल्व थी, वहां आपको कुछ नहीं मिला। तो मैं तो इस केस के ऊपर बड़ा परेशान, इंतहाई मायूस हूं। कुछ समझ नहीं लग रही, इस चीज ने एक नींद खराब करके रख दी इस वजह से कि ये इसका मुझे सिर पैर होता नजर नहीं आ रहा। ये हो या कोई और केस हो, जनरल साहब, मायूसी कहीं तो जाकर रोकनी है ना, कहीं तो बीखकनी करनी है। वो बीखकनी फांसी तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, फांसी तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें जरूरी नहीं कि वो पब्लिक, अगर आप फांसी पे लटके आदमी की बाहर तस्वीर दे दें,
फांसी के फंदे पे खड़े की तस्वीर दे दें तो वो भी दुनिया देख लेगी। लेकिन इसमें जरूरत सिर्फ बात की है कि जल्दी काम हो, जल्दी पकड़े जाएं, जल्दी सजा हो। अगर वक्त पे नहीं होगी तो मैं आपको ये यकीन से कहता हूं कि इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। इब्राहिम, ये सरेआम फांसी के मुतालबे में आप कितनी हिमायत करते हैं अवाम के जज्बात के साथ साथ? देखें, सबसे पहले तो इस मुल्क में जो साल से एक नाअहली का और नालायकी का निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम को फांसी देनी चाहिए। ये जो मोटरवे है लाहौर सियालकोट, ये कोई 91 किलोमीटर का हिस्सा है और ये मार्च में ट्रैफिक के लिए खोली गई थी। 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने में यहाँ पे सर्विलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ मोटरवे पुलिस गश्त नहीं करती, यहाँ जो आपकी रेगुलर पुलिस है वो गश्त नहीं करती और यहाँ सर्विलेंस कैमराज नहीं हैं। और अब वो तमाम मरासले जो हैं सरकारी वो भी मंजर आम पर आ गए हैं कि इसके लिए मरासले भी लिखे गए कि यहाँ पे सर्विलेंस जो है वो निज़ाम कायम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई टस से मस ना हुआ। अगर वहाँ पे सर्विलेंस का निज़ाम होता, वो सिक्योरिटी कैमराज होते, मोटरवे पुलिस की गश्त होती, तो शायद ये वाक़या ना होता। क्योंकि हमने देखा कि इस्लामाबाद से लाहौर तक की जो मोटरवे है उस पर सर्विलेंस का ये निज़ाम है और यहाँ बहुत ही कम इस किस्म के वाक़यात होते हैं। दूसरा, आपके जो CCPO हैं जिन्होंने एक इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया है उस खातून के मुतल्लिक, इसका मतलब ये है कि आपकी पुलिस जो है वो इस निज़ाम के आगे और इस तरह के जो रेपिस्ट हैं उनके आगे मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर रही है और लोगों को कह रही है कि आप जो हैं वो खुद एहतियात करें। तीसरा, आज बड़ी फुटेजेस चलवाई हैं पंजाब पुलिस ने कि इस मोटरवे के इस हिस्से पे, ये जो 91 किलोमीटर का हिस्सा है, इस पे सर्विलेंस का निज़ाम शुरू कर दिया है। अब इस सर्विलेंस का निज़ाम जब इतना बड़ा सानिया हो गया है तो अब इस सर्विलेंस के निज़ाम को क्या आपने करना है? अब आप जियो फेंसिंग कर रहे हैं, अब आप मोबाइल डेटा वहाँ से निकलवा रहे हैं, अब वहाँ पे DNA टेस्ट कर रहे हैं, अब आप वहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो पहले आप कहाँ थे 6 महीने में जो इतने मरासले आपको भेजे गए? अब आप कह रहे हैं कि जी इबरत का निशान बनाएं इन मुजरिमान को। सबसे पहले तो उन लोगों को इबरत का निशान बनाएं, उन सारे ऑफिसर्स को जो इसमें इन्वॉल्व थे कि उन मरासलों के बावजूद जिन्होंने यहाँ पे सर्विलेंस का निज़ाम कायम नहीं होने दिया। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि सरेआम फांसी से, देखें इससे पहले हमने कई केसेस देखे हैं जो इज्तिमाई ज्यादती के केसेस थे जिसके बाद जो विक्टिम्स थे उनको मर्डर भी कर दिया गया, उनको फांसियां भी हुई। लेकिन क्या ये वाकयात रुक गए? ये वाकयात रुकते हैं 2 तरीके से। एक तो ये कि आपने अवेयरनेस तो चलाई, अवेयरनेस कैंपेन तो आप चलाते हैं। दूसरा, आप प्रिवेंट करते हैं कि ये आप इस किस्म के वाकयात होने ही ना दें। यानी आपका एक इंटेलिजेंस का निज़ाम होता है, आपका सर्विलेंस का निज़ाम होता है और इस तरह का किसी जुर्म होने से पहले ही आप उसको रोक लेते हैं। दूसरा, आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म्स लानी थी, आपको पता है कि वो सानिया APS के बाद हमने एक ड्राइव शुरू की थी कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स आएंगे। वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं? इसलिए लोगों में खौफ ही नहीं है। अब जब तक लोगों में ये खौफ ना हो कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे ये बिल्कुल फांसी पर चढ़ा के रखेगा, तब तक इस किस्म के वाकयात नहीं रुक सकते। अब आप सरेआम फांसी दे दें और फिर ये जो हुक्मरान, चाहे ये हुक्मरान हो चाहे पिछले हुक्मरान हो, जब ये कहना शुरू करते हैं ना कि सरेआम फांसी दें, भाई आप हुक्मरान हैं, आपका काम था ये इस किस्म के जराइम को रोकना। अब आप जब कहते हैं सरेआम फांसी दें और सरेआम फांसी की फलाह मुखालफत कर रहा है, इसका मतलब है आप कवर अप कर रहे हैं, अपनी नालायकियों को कवर अप कर रहे हैं। और ये हर हुक्मरान पाकिस्तान में जो रहे हैं वो इसी तरह जब इस तरह के सानियात हो जाते हैं फिर कवर अप करने के लिए कहते हैं कि ये सरेआम फांसी दे, ताकि आवाम की वो जो पूरी बहस है उसका रुख जो है एक और जानिब मोड़ दिया जाए। और अगर ये कोई महज़ब मुल्क होता तो CCPO लाहौर को पहले दिन प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहले दिन उनको घर भेजते कि आपने ये बयान कैसे दिया। हमने से रियासत और साथ उन्होंने एक और बयान दिया दरिया, उन्होंने कहा कि रियासत में फांसी क्या दी जा सकती है? देखें, उन्होंने एक और बयान दिया कि वो रात को 2 बजे निकली हैं और उनकी फैमिली को पता होगा कि वो किन हालात में निकली हैं। वो किसी भी हालात में निकली हैं, इससे आपका क्या कंसर्न है? आपका कंसर्न है कि लोगों को प्रोटेक्शन देना। आप इस किस्म के बयान दे के उस बहस को जो है वो किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सरेआम फांसी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फांसी इनको जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो है वो जल्दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत उसको उसमें रिफॉर्म ला के ये जल्द से जल्द केस जो है वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि आप एक इंडिसेंट हेस्ट में कोई गैर जो ऐसे लोग पकड़े जाएं कि जो कसूरवारी ना हो और सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको फांसी जरूर देनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ सरेआम फांसियां जो हैं ये एक नुमाइशी इकदाम है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पहलू के अलावा जो दीगर साइड स्टोरीज हैं उनको भी कवर करना होगा पुलिस डिपार्टमेंट। और ये जो अभी आप कह रहे हैं, सॉरी एक पॉइंट, ये जो अभी आप कह रहे हैं ना ये 3-4 केसेस, ये जब भी हमने देखा था जब वो ज़ैनब वाला मामला हुआ था तो उसके बाद वो केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए थे। ये आम दिनों में भी ये हो रहे होते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि वो फिर मीडिया में ज्यादा हाईलाइट होने शुरू हुए थे जब इस तरह का कोई बड़ा केस हो।
रज़ा रोमी साहब, आपसे ना सिर्फ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से बात करनी है, बल्कि ये भी कि बाहर आप बैठे हैं, वहाँ पर इस किस्म के केसेस पर गवर्नमेंट्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं, पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है? सरेआम फांसी देनी चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, पब्लिक का रिएक्शन तो आपने देख लिया, वो तो तकरीबन हर जगह होता है। मोना ने दिल्ली का भी आपको वाकया बताया और वहां भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है तशवीश भी हुई थी उस केस के ऊपर, और पूरी इंडिया में कई साल इसके ऊपर जो है मुतालबा होता रहा, बहस होती रही, और बिल आखिर वो उनको सजा तो हो गई। देखिए, पहली ये बात है कि असल इशू ये है कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो होती है, यानी कि जो पनिशमेंट है वो यकीनी तौर पर हैंड की जाए इस तरह के मुल्ज़िमान को, मुजरिमों को, तो फिर तो बात बनती है। और वो हमारे यहाँ नहीं होता, उसमें बहुत ताख़ीर होती है, स्लो होती हैं। जो अभी इब्राहिम बात कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स की, यानी कि आपकी जो अदालतों की जो कार्रवाई है उसमें जो ताख़ीर होती है, मुख्तलिफ हीले बहानों से केस को आगे किया जाता है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और दूसरी ये बात है कि सरेआम फांसी से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके ऊपर जितनी रिसर्च है वो शो करती है कि उससे कोई बड़ा जो है चेंज नहीं आती। दुनिया के चंद ही मुल्क रह गए हैं जहाँ पे ये होता है। सऊदी अरेबिया और ईरान में सरेआम फांसी दी जाती है, और सवाल है कि वहाँ पे क्या जुर्म ख़त्म हो गए हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो है माइंडसेट को बदलने की। ख़वातीन को इस तरह से क्यों देखा जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट हैं और उनको जहाँ मिले उनके साथ ज़्यादती और जिनसी हरासानी या रेप जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब किया जाए। ये सोच जो लड़कों में और बच्चों में डाली जाती है, ये कहाँ से आती है? इसमें हमें बहुत डीप देखना होगा कि जो हमारा तालीमी जो है पूरा ढांचा, और जो हमारे यहाँ फिल्मों में, ड्रामों में, दीगर चीज़ों में जो दिखाया जाता है, वो भी सब जहनों को असरअंदाज करता है। तो ये सिर्फ सरेआम फांसी देने से वक्ती तौर पे तो कुछ लोग कह देंगे कि जी ये एक केस में इंसाफ हो गया, लेकिन इस तरह के तो कई केस होते हैं। बच्चों के साथ देखिए, एक और वो लाश मिल गई, इससे पहले भी बच्चों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हर जगह आए दिन इसकी खबरें आती हैं। तो ये हमें इसके लिए जो है एक बहुत मजबूत और जामे पॉलिसी बनानी होगी, जिसमें कानून एक हिस्सा है, कानून एक अहम हिस्सा है, अदालती कार्रवाई एक अहम हिस्सा है, मगर तालीम उसमें बहुत अहम है। उसमें हमें पूरी के पूरी जो अपनी इज्तिमाई नफ्सियात है उसको देखना होगा, और ये काम पार्लियामेंट का है, ये काम सूबाई असम्बलियों का है। हमारे पास सारे महकमे मौजूद हैं, हमारे पास सारा एक स्टेट का स्ट्रक्चर मौजूद है। तो अब उनको ये इस पर सोचना होगा कि ये कब तक ये इस तरह का सिलसिला चलेगा। देखिए, बाहर की आपने बात की, तो बाहर भी अब इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है कि किस तरह से जो छोटी उम्र में जो जब आपकी जहन साजी हो रही होती है, किस तरह से उनको ये बातें सिखाएं कि औरतों की तकदीस और एहतराम कैसे करना है। उसके बावजूद यहाँ भी बहुत मसले हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, अमेरिका में, यहाँ भी इस तरह की केसेस आए दिन रिपोर्ट होते हैं। तो बात यह कि उसके लिए आपको हर तरह की एक जो है कार्रवाई करनी पड़ती है, सिर्फ सरेआम फांसी देने से कुछ नहीं होता। एनबीसी ऐड योर कमेंट, फिर मुझे सेगमेंट कंक्लूड करना है। अच्छा, मोना को बता दूं मैं कि दिल्ली में 1 लाख अफराद का जुलूस निकला था उस बस रेप के ख़िलाफ़ जो बस में हुआ था, और उसके बाद हालात बदल गए थे। दूसरा, ये जनरल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है। वो जो FIR कटी थी वो गलत साबित हो गई। उसका मुद्दई जो था, जिसने कहा था मेरी अजीज़ा है, उसने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो ये बताया था ये वाक़या यहाँ हो रहा है। उसकी मुद्दईयत में रिपोर्ट दर्ज कर दी, उसने कहा मेरे कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है। तीसरा एक और सज़ा भी है, अगर आप वो देना चाहें तो उसको दे दें, वह संसार करने की। आधा ज़मीन में गाड़ दें मुलजिम को नमाज जुमा के बाद, और इस्लामाबाद की मस्जिद ले लें, बादशाही मस्जिद ले लें, जो मस्जिद ले लें, वहाँ से जब जुमे की नमाज़ हो जाए तो मुलजिम निकलती शरई है, ये शरई है। मुलजिम निकलते हैं, नमाजी निकलते हैं, और अब हर नमाजी मुलजिम को एक पत्थर मार के चला जाता है जब तक वो मर ना जाए, बल्कि मरने के बाद ही मारते हैं उसको। ये कर लें।
चलें, आप की तजवीज़ के साथ मैं सेगमेंट कंक्लूड करूंगी कि मुल्जिम को संसार किया जाए सरेआम, बजाय इसके कि हम इस एक्सट्रीम पर जाके सरेआम फांसी के मुतालबे की हिमायत करें। लेकिन मोना का यह मानना है कि जिस तरह से इन वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है, मुआशरे में एक गैर यकीनी, गैर मामूली सी की सूरत हाल पैदा हो गई है, इसलिए हमें इस इक़दाम को उठाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते बात करते हैं एक सियासी केस के हवाले से। सियासी का कानूनी हर पहलू हमने इसका देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को पेश होने का एक और मौका दिया है और तहरीरी हुक्मनामा ये बताता है कि अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म को पेशी के लिए एक मौका देते हुए ये कहा गया कि रिलीफ के लिए इश्तिहारी मुल्जिम के पास अदालती पेशी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा पहले अदालत में मुल्जिम ने पेश होना है, जिसके बाद अदालत का इख्तियार है कि वो किस तरह से फैसला देती है, आया कि रिलीफ देती है या फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तमाम तर मामले में कि नवाज शरीफ इस बार वापस आएंगे, फिर से एक सवालिया निशान है। NBC पहले 10 सितंबर की तारीख दी गई, मियाँ साहब नहीं आए। इस बार अदालत ने फिर दोबारा एक और मौका दे दिया, 15 सितंबर की तारीख दी गई। कुछ लग रहा है आपको आ जाएंगी मियाँ साहब? मेरा ख्याल है अदालत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है एक और मौका देकर। अदालती रूल्स में है कि अदालत शुड बी काइंड एनफ टू गिव प्रॉपर टाइम टू द कल्प्रिट। तो एक टाइम और दिया, 5 दिन और दिए, शायद अगले हफ्ते 1 हफ्ता और दे दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, ये बात तय है। नवाज शरीफ ने भी तय की हुई है और उनकी पार्टी खड़ाबाजी कर रही है कि ना आए, मुतालबात कर रही है कि ना ही आए। एक ज़माने में एक साहब होते थे, वो फ़ोन पे कहते थे मैं आ रहा हूँ, तो लोग कहते नहीं आए, वापस ना आए, एक हंगामा हो जाता था, बयान हो जाते थे। तो यहाँ भी यही हो रहा है। तो नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, ये बात तय है, और उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक वो ना चाहें। ये पहले भी कह चुका हूँ मैं, बहुत पहले, आज फिर कह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे, हालात साजगार देखेंगे, उनके राब्ते मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ वापस आएंगे, फिर फातह के अंदाज में, और उसके बाद अदालतें जो भी मुकदमात हैं ख़त्म कर देंगी, मेरा ख़्याल है, ऑन मेरिट। और उसके बाद उनको मौका दिया जाएगा कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और उसके बाद वो फिर जीत जाएंगे। यही कहानी है हमारी, ये दोबारा दोहराई जाएगी। तो चलने दें इसको, मेरा ख्याल है नहीं आएंगे वो। हमें इस सवाल को बार बार पंचनी निकलना चाहिए, वो नहीं आया। जनरल साहब, NBC ने फरमाया अदालत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बात आती है मियाँ साहब पर, जिस तरह से उन्होंने नजरसानी के हवाले से दरख्वास्त दायर की, अदालत ने मौका दिया उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। आप समझते वो आएंगे वापस? देखिए, बात यह है कि हमने पहले भी जब ये सवाल डिस्कस किया, उससे और आज के हालात में कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आई कि मियाँ साहब इनकरेज हों वापस आने के लिए। आप एक मौका दे दें, उसके अलावा एक और दे दें, फिर हाथ जोड़ें, माफ़ी मांग लें उनसे कि आ जाएं, ना भी नहीं आएंगे। क्योंकि वो तो जिन मकासद के लिए गए और जब उन्होंने वापस आना है तो यहाँ जो हालात उनको चाहिए वो तो किसी भी शक्ल में अभी तक नहीं आए। लिहाजा हमें तवज्जो उस पर देनी चाहिए जो उनकी पार्टियां से उनको कहती है, और वो खुद जो वहां से कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, मैं वैसे सेहतमंद नहीं, मुझे डॉक्टरों ने मना किया है। अब ये कैसे वो कह दें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टरों ने भी मुझे, आपने चूंकि मौका दे दिया लिहाजा डॉक्टरों ने भी अपना मौका बदल लिया, ये तो नहीं हो सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आप कह लीजिए बतमाम हुज्जत तो चीजें चल सकती हैं ऐसी कि आप बार बार मौका दे दें, लेकिन मियाँ साहब नहीं आने वाले, हमें इस पे मुतमईन रहना चाहिए। और आपके पास भी अगर सवालात खत्म हो रहे हैं तो इस सवाल का एक ही दफा ये जवाब हमारा पक्का समझ लें, दोबारा रंग बदल के दोबारा सवाल ना पूछें। मियाँ साहब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जनरल साहब, आप हमेशा से ये कहते रहे, मियाँ साहब एक हकीकत है, ये बाकी तज्जियाकार भी मानते रहे। हम तो अदालत का एहतराम करके अदालत के फैसले पर बात कर लेते हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इब्राहिम, क्या एक्सपेक्टेशन है मियाँ साहब से, आएंगे वो? इस बार अदालत ने मौका दिया, मासूम है आप लोग। देखें, मुस्लिम लीग नून ने तो बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा है कि उन्होंने मियाँ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो ना आए, वरना वो आने के लिए तैयार बैठे हुए थे। ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है। हाँ, अच्छा, अदालत में उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ साहब को जो है वो दिल की बीमारी भी है, अंजाइना भी है, शुगर भी है और बहुत सी बीमारियाँ हैं। और उन्हें कहा गया है कि कोविड की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर आपने अगर स्ट्रेस लिया पाकिस्तान वापस आने के बाद तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें
कि जो मियां नवाज शरीफ की वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं लंदन से, जिसमें वो बहुत हशाश बशाश नज़र आते हैं, वो तस्वीरें PMLN के लीडर्स ऑन भी कर रहे हैं। PMLN का जो सोशल मीडिया सेल है वो उनको फैला भी रहा है और वो उस पर उनको कोई ममानियत नहीं लग रही कि ये कोई लीक तस्वीरें नहीं हैं। वो नून लीग उसको पूरी तरह ऑन कर रही है, जिसका मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को ये पैगाम देना कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सेहतमंद भी हैं, उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि अब जो है वो मुस्लिम लीग नून सिर्फ शहबाज शरीफ ही चलाएंगे और मियां नवाज शरीफ का जो किस्सा है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। अब वो तस्वीरें तो आपकी जो हैं वो आती रहेंगी ताकि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सियासत में रेलिवेंट रहें और ये भी ना हो कि वो पूरी जो एक तासुर बना हुआ है कि शायद शहबाज शरीफ पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ पीछे रह जाएंगे। लेकिन वापसी उनकी उसी वक्त होगी कि जिन हालात में और जिन हलकों की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल के बाद वो बाहर गए हैं, जब तक वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता वो मियां साहब वापस नहीं आएंगे। और हुकूमत को भी पता है, हुकूमत ये कह रही है कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनको लाने के लिए। एक तो हुकूमत का ये जो नैरेटिव है वापस लाने के लिए, ये तो इसलिए है कि उन्होंने एक एहतसाब का नारा लगाया था और उनको लगता है कि उससे नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत को भी पता है कि उनको वो कानूनी तरीके से वापस लाना तकरीबन नामुमकिन है। वो आप कह रहे हैं कि दफ्तर खारजा की सतह पर, आला सतह पर एक डोसियर भेजा जाएगा कि ये तो अदालतों से भी इश्तिहारी हैं, लेकिन हमने देखा है उससे पहले ये दावे भी किए गए थे कि इसाक डार को वो वापस ले आएंगे, लेकिन वो उस मामले पे भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हालांकि एक MOU बरतानिया के साथ साइन करने की कोशिश की थी शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मियां साहब वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी तस्वीरें ज़रूर आती रहेंगी ताकि वो पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट रहें। और अगर कोई हालात इस किस्म के बने कि अगर ये हुकूमत बहुत ही बुरे तरीके से आगे फेल हो जाती है और परफॉर्म नहीं कर पाती और कोई उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो फिर मियां साहब बिल्कुल हशाश बशाश तरीके से आएंगे, फिर उनका इस्तकबाल भी होगा और ये केसेस जिस तरह से उनके ऊपर बने थे इसी तेज़ी से ख़त्म भी हो जाएंगे। रज़ा साहब, अभी तक तो ये राय है कि वो नहीं आएंगे, शायद आप कुछ कह दें, शायद मियां साहब आ जाएं, आएंगे वो फिर वापस? बिल्कुल नहीं वो आएंगे जरिया। ये तो जैसे जनरल साहब ने आपको कह दिया है कि वो उन्होंने नहीं आना। आप ये सवाल जवाब ले लें और आपका जो भी अगले सवाल होंगे आपको हमारे जवाब का पता होगा। मियां साहब बिल्कुल नहीं आएंगे। उसकी वजह ये है कि नंबर एक तो ये है कि उनकी बकौल उनकी पार्टी का उनका इलाज अभी हनूज जारी है और कुछ प्रोसीजर्स उनके कम है, अगरचे कि वो पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ये जो नई तस्वीरें उनकी लीक या सर्कुलेट हो रही हैं, एक तो ये है। लेकिन उससे बड़ा ये मामला है कि वो उनको गवर्नमेंट ने यहाँ से खुद भेजा है। अदालत ने उसकी इजाजत दी, काबीना के एक फैसले ने बैक किया, हुकूमती पार्टी के डॉक्टर्स ने उसको वेरीफाई किया, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स ने देखा, हुकूमत ने खुद उनको यहाँ से भेजा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभी ये जो सब कुछ शोबदाबाजी हो रही है, ये भी एक सियासी स्टंट है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि वो वापस आए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के वतन वापस आने से, पाकिस्तान में होने से सियासी हलचल बचेगी और उसका नुकसान होगा गवर्नमेंट को, मौजूदा रूलिंग पार्टी को। कोई फायदा कुछ नहीं होगा। शायद 2-3 दिन के लिए तालियां बच जाएंगी। जो सारे PTI के फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे जी वाह वाह, दोबारा से इसको डाकू को पकड़ ले आए हैं और इस मफरूल को वापस जेल में डाल दो। लेकिन वो खुद एक ऐसी सिचुएशन है जो कि ना तो PTI और ना ही इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। और नंबर 3 इसमें जो अहम, उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि नवाज शरीफ ने जब आना है वो अब इसी सूरत हाल में आएंगे कि जब उनको कोई ग्रीन सिग्नल, जैसे इब्राहिम ने कहा, मिले कि यहाँ पे हालात सियासी तब्दीली की हवा चले, जहाँ पर या तो नए इलेक्शन की तरफ का एक सफर हो या कोई इन हाउस चेंज का कोई बाकायदा सच में कोई प्लान हो, तो फिर तो मियां साहब हो या PTI हो, दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स हैं और दोनों ने देखना है कि किस वक्त क्या करना है। फिलहाल मियां साहब नहीं आ रहे। मोना, बिल्कुल मैं सबसे मुत्तफिक हूँ और मेरी मजाल नहीं कि मैं किसी से डिफर करूँ इस सवाल पे। बिल्कुल बात सही है कि वापस नहीं आएंगे मियां साहब। इस पे हर कोई सियासत कर रहा है। हुकूमत की तरफ से भी ये एक सियासी नैरेटिव भी है कि वो वापस लाएंगे और हर सूरत वापस ला के दम लेंगे। एहतसाब का नारा उन्होंने बुलंद किया था। और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से भी ये सियासी तमाम बयानात हैं, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जी वो बेचैन है वापस आने के लिए और वो वापस आएंगे। तो ये तमाम इसके ऊपर सियासत हो रही है, ये चलती रहेगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क में रिवायत क्या रही है। मुशर्रफ साहब भी गए थे और वो भी सेहत की ही बात पर वो उनको जाने की इजाज़त मियां साहब की हुकूमत और उन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर ने दी थी।
वो भी वापस नहीं आए, उनको बहुत दफ़ा बुलाया गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का भी, उनको जितनी दफ़ा भी अदालत बुलाए, अदालत भी बहुत अच्छी तरह बखूबी पता है कि वो वापस नहीं आएंगे। और हमें ये भी याद है कि उस वक्त किस किस्म की एक जिसे कहते हैं पिंग पोंग बॉल चल रही थी अदालत और हुकूमत के दरमियान, के हर कोई चाहता था कि इसका ओनर्स ना ले इस फैसले का जो मियां साहब बाहर गए हैं। तो खैर ये बात सही है, तस्वीर उनकी आती रहेंगी, वो ऑन पर्पस आ रही हैं और उसका मकसद यही है, थोड़ी सी छेड़खानी का भी मकसद है उसका कि हुकूमत को थोड़ा सा छेड़ लें नून लीग, फिर उसको बाकायदा बड़ा फ्लॉन्ट किया जाता है उन तस्वीर को नवाज शरीफ साहब की। लेकिन ये बात है कि ये एक तो ट्रीटी का भी एक है, लीगली स्पीकिंग एक ट्रीटी भी दरकार होती है किसी भी मुल्क में। ये खास तौर पे लंदन में, बरतानिया में कोई भी शख्स जो गया हो पाकिस्तान से, वहाँ पर क्योंकि सियासी बुनियादों पे आप बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, वहाँ पर हुकूमत भी इस बात को बहुत वेटेज देती है, तो वो वेटेज हमेशा मियां साहब के फेवर में होगी। और वो वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि वो बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सब गलत समझते हैं, वो वहाँ पर बहुत अहम काम कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और वो करते रहेंगे जब तक वाकई उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। सही, तो भैया साहब किसी न किसी ग्रीन सिग्नल के मुतकाज़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन वो अभी पाकिस्तान आने का कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। सबकी राय आपने देखी। बहरहाल अदालत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जैसे कि NBC ने कहा, और उन्हें एक बार फिर से मौका फ्राहम किया गया। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, IMF की जानिब से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा एक बार फिर से सामने आ गया है और IMF का ये कहना है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। इसके अलावा IMF ने सर्कुलर डेट और बिजली की नुकसानात भी कम करने पर जोर दिया है। जो टारगेट दिया गया है पाकिस्तान को, वो ये कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के दरमियान पाकिस्तान ने 1000 अरब रुपए इकट्ठा करके IMF को रिटर्न करना है। इस किस्म के जो टैक्सेस हैं उस हवाले से बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत IMF का ये मुतालबा मानने के लिए राजी होती है नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। नासिर चुगताई साहब, आप समझते हैं गवर्नमेंट मानेगी IMF की शराइत को, इस डू मोर के मुतालबे को? देखिए, गवर्नमेंट ने मुआहदा किया हुआ IMF से, IMF की शराइत के ऊपर, और वो जब भी IMF शर्त लगाती है तो वो इस मुफाद उसके अपने मुफाद में होती है कि ये इतना टैक्स लगा दें कि मेरा कर्जा वापस कर सकें। वो गारंटी लेती है इस बात की कि आप कर्जा वापस करने के लिए इक़दामात करेंगे। तो हुकूमत को जो इक़दामात तजवीज़ की IMF ने, हुकूमत ने वो करने हैं, चाहे ना चाहें, रोएं गाएं, कुछ भी करें, माजी की हुकूमतों को बुरा भला कहें, 72 साल के निज़ाम को बर्बाद कर दें बुरा, लेकिन करना वही है। IMF के पास आप गए थे, देर से गए ताख़िर से गए, ये एक अलग बहस है, लेकिन जब IMF आती है तो अपने साथ एक बंडल लाती है कंडीशंस का, शराइत का, कि जी आपके हाथ में ये हथकड़ी होगी। तो हथकड़ी हमने पहन ली हुई है, हमने पहन ली, मजबूरी है हमारी और दुरुस्त पहनी हुई है हमने। अगर हम नहीं पहनते तो हमारा हाल बहुत बुरा होता। तो अब वो शराइत जो हैं वो तो मानना पड़ेंगी आपको हर सूरत में, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, इनकम टैक्स का इजाफ़ा हो, टैक्स नेट में इजाफ़ा हो, टैक्स रिफॉर्म्स हों। अभी तक आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर पाएँ, FBI के रिफॉर्म्स नहीं कर पाएँ जो IMF की शराइत हैं। लेकिन IMF इस पर नहीं मानेगी कि आप उसके जो रेट्स हैं वो कम कर दें या उनमें इजाफ़ा ना करें। तो जिस हिसाब से, जिस रेशो से उन्होंने आपसे कहा है वो बढ़ाएं। कराची को बढ़ा चुके हैं आप, और बढ़ा देंगे कराची में आप बिजली का निर्ख जो है और गैस का निर्ख, और उसके बाद आने वाले वक्त में लाहौर का ही बढ़ेगा और फिर पूरे मुल्क का बढ़ जाएगा। तो ये होना है। अब कोई किसी पर्दे में करे इसको, दुख के करे, छुप के करे, हमें मना करे कि हम नहीं करेंगे, करना तो है, अंडर हैंड हो या ओवर द टेबल हो। सही। मोना, NBC ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने IMF से मुआहदा किया हुआ है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लूँ कि अगर मुआहदा IMF से है तो एक वादा आवाम से भी है, इस साल के बजट में किया गया कि दिसंबर 2020 तक अब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो बताइए फिर मानेगी मुतालबा ये गवर्नमेंट? जी बिल्कुल ज़रियाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अच्छा रिमाइंड कराया है और मैं उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह, बस क्या मैं बोलूँ कि आपके वादे पे को वो ज़्यादा वफा करें और IMF के वादे को कम वफा किया जाए। लेकिन बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, IMF अपने साथ एक शराइत का अंबार लेके आता है। IMF का साइकिल एक विशेष साइकिल है। इस दफ़ा IMF के साथ हम जिस डील में है वो उसमें शराइत और मुश्किल है
और काफी वीक ग्राउंड्स पे है पाकिस्तान। FATF की तलवार अलग हमारे सर पे लटक रही है। IMF इस दफा बड़ा वेटेज दे रहा है, ये भी एक हैरत की बात है कि जी FATF ने आपको ये कहा है तो वो कहा है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि ये वाकई इनको करना पड़ेगा। अगर ये इस्लाहात नहीं करते हैं तो इनको इसी तरह से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन्हिसार करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी कोई 212% तक मेरा ख्याल है गैस के निर्यात बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो सब्सिडी पहले दी गई थी वो विड्रॉ की थी, और पहले जो डील्स रही है IMF के साथ उनको हम किसी न किसी तरह आमादा कर लेते थे कि जी ये सब्सिडी इंटैक्ट रहने दें। मुझे लगता है इनको चाहिए मजीद बातचीत करें। अवाम यकीनन मजीद महंगाई का बोझ इतनी सूरत हाल में नहीं उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म का वो अच्छा फैसला था जब उन्होंने ओबरा की जो रिकमेंडेशन थी इस दफ़ा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने की, उसको नहीं माना और पेट्रोल प्राइसेस को स्टैग्नेंट रखा गया। ऑलरेडी 26 रुपए का इजाफा पहले ही यकदम कर दिया गया था, वो अवाम के लिए बहुत भारी था, बहुत मुश्किल था। अब मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मुझे लगता है कि ये गालिबन करेंगे। फिर भी उसका रीजन मुझे ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने अब से कुछ रोज पहले एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा था कि इस दफा शदीद गैस का बहरान आएगा, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो सब्सिडीज हैं वो डायरेक्ट अच्छी जगहों पर नहीं लग रही और गुर्बत के खात्मे के लिए डायरेक्टेड नहीं है। तो लिहाजा वो एक ऑलरेडी हिंट मुझे लगता है दे चुके हैं कि वो मजीद सब्सिडीज अगर विड्रॉ करते हैं तो ये खदशा मुझे है। और मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक प्रेपरेटरी स्पीच आवाम के लिए दी थी कि जैसे गालिबन अनफॉर्चुनेटली अगर कीमतें बढ़ानी पड़ जाए उनको, ये जो शराइत हैं इससे हुकूमत बखूबी वाकिफ है, इकोनॉमिक टीम को भी बखूबी पता है कि ये शराइत हैं IMF की तरफ से जिनको वो बहुत हार्ड प्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान। जनरल साहब, मोना कह रही है प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली एक इंदिया दे चुके हैं अवाम को, वो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करेंगे, मान लेंगे मुतालबा IMF का? देखिए ज़रियाब, ये गलती वहां से हुई या होती है जब हम IMF के पास जाते हैं। कर्जा वैसे भी बुरी चीज है, लेकिन IMF का कर्जा तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए नहीं देते, वो आपको बर्बाद करने के लिए देते हैं। उनके 3-4 मुतालबे होते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अपने जो एसेट्स हैं वो बेचें, यानी प्राइवेटाइजेशन को तेज करें। वो कहते हैं कि आप अपने बिजली और गैस वगैरह की चीजों इनकी कीमतें बढ़ाएं। जब आप इनकी कीमत बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बैठ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपेटेबल नहीं रहते। फिर वो आपको कहते हैं अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दें। डिस्काउंट रेट यानी बैंकों में जब आप मार्कअप की शरह बढ़ाते हैं तो वो बिजनेस जो है वो बैठ जाते हैं, इस वजह से कि कर्जा बड़ा महंगा हो जाता है। आपने देखा हमारा डबल डिजिट्स में और बड़े ज्यादा रेट्स थे। और उसके साथ साथ फिर आपको टैक्स रिफॉर्म के नाम पे वो कहते हैं एडिशनल टैक्स लगाएं। उनको गर्ज होती है सिर्फ आपसे अपने पैसे वसूल करने की, उससे ये गर्ज नहीं होती उनकी कि ये कर्जा जो दिया है इससे कोई इनकी फलाह बहबूद का काम होगा, वो तो होता नहीं। तो आपकी जब एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी, कारोबार भी आपका एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि आपके मार्कअप रेट वगैरह इस तरह के हैं, तो फिर ले दे के आप लोगों की जेबों से निकालेंगे, इसके अलावा तो हाल ही कोई नहीं। तो आज नहीं बढ़ाएंगे तो कल बढ़ा देंगे, ये बढ़ेंगे सही, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि आपने जो कर्जा लिया वो आपने अदा करना है, और वो जिनसे लिया है वो आपको अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए वापस, ये काम करें ताकि हमें नजर आए कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक मसला है जहां पे मेरा ख्याल है कि कीमतें बढ़ेंगी। इसमें दूसरा हाल यही था कि अगर पाकिस्तान के अवाम जो टैक्स चोरी करते हैं अगर वो टैक्स देना शुरू करें और जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको डिस्करेज करें, और वो लोगों को अकल हो इतनी कि अल्टीमेटली ये जो सारा कुछ होता है ये बोझ उन्हीं गरीब लोगों पे आता है जो बेचारे दे रहे हैं पहले से टैक्स वगैरह। तो अगर सारे दें तो शायद आपका मसला हल हो जाए, ये चीजें ना करनी पड़े। लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है इनको बढ़ानी पड़ेगी कीमतें, बहुत भी रेजिस्ट करेंगे तो कुछ अरसे के बाद ये बढ़ानी पड़ेगी। रज़ा रोमी साहब जी देखिए, मामला ये है कि IMF से अग्रीमेंट के वक्त जो शराइत और जो समझौते किए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, अब उनके साथ वो बाउंड हैं कि उनको उनके ऊपर डिलीवर करना है। अगरचे के हालात बदल गए हैं साल 2020 में, कोविड-19 और जो माशी जो स्लो डाउन हुआ है उसके बाद इसमें बिल्कुल गुंजाइश है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत बासानी से ये कह सकती है कि पाकिस्तान में चूंकि पैदावार ही कम है और शराय तरक्की इतनी गिरी है कि उस हिसाब से टैक्सेस जो हैं वो नहीं जमा किए जा सकते। देखिए टैक्सेस जो होते हैं
वो आप तभी कलेक्ट करते हैं कि जब आमदनी जो है वो जनरेट हो रही हो और बढ़ रही हो, या कम से कम हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव में हो। इस वक्त तो खुद सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मनफी में है, मनफी जो भी मनफी 4 या 5 पॉइंट 4 या 5 है मनफी, यानी कि ग्रो नहीं कर रहा। तो इसलिए इसको बिल्कुल जो है मिनोअन बिल्कुल तस्लीम नहीं करना चाहिए, और इसके लिए हमें उनसे, हमारी जो टीम है माशी मैनेजमेंट की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की और दीगर उसमें जो लोग हैं, उनसे उनको रीनेगोशिएट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि ये मुमकिन भी है कि हो भी पाएगा, क्योंकि IMF को खुद इस चीज़ का एहतमाल है कि ये वो वाले हालात नहीं है कि जहाँ पे पुराने किए गए टारगेट्स जो हैं वो आज भी वैलिड हो। क्योंकि अगर ये टारगेट्स पे इन पे अमल किया हमने दबाव में, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। बल्कि एक बार फिर जो है वो हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं होगी। देखिए अभी तक 2 साल हो चुके हैं और दोनों सालों में FBR के जो टारगेट्स हैं वो नहीं मीट किए गए। कोविड-19 तो 20 साल फरवरी के मार्च में यहाँ पर उसका असर शुरू हुआ, उससे कबल भी जो टारगेट्स थे FBR के वो नहीं मिले। और फिर उसके साथ साथ ये भी है कि जाहिर बात है FBR कुछ हिस्सा से मैनेज भी किया गया है कि बार बार उसके चेयर जो हैं वो बदले गए हैं। कोई भी इदारा जो है, देखिए हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कोई भी इदारा जो है उसके लिए आपको जो उसका सरबराह होता है उसको कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं उसको ठीक करने में। आप 2-2, 3-3 महीने के बाद कोई आर्जी चेयरमैन है, कोई छुट्टी पे चला गया है और पहले उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, उनकी इतनी वो मीडिया की प्रोजेक्शन होती है कि पता नहीं कोई मसीहा जो है वो लैंड कर गया है एक इदारे के ऊपर, और 2 महीने में उसको फारिग कर दिया जाता है, जो आईजीज के साथ किया है। अभी आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने उन्हीं आईजी की तारीफों के पुल बांधे, पब्लिक में सब कुछ बयान रिकॉर्ड पे है, और बाद में 2 महीने से कम टाइम के अंदर उनको फारिग कर दिया। FBR के चेयरमैन के जो है उनके साथ भी यही हुआ। आपका पॉइंट यहाँ से भी वैलिड है कि ना सिर्फ आम आवाम को इससे नुकसान होगा बल्कि बिजनेस एक्टिविटीज पहले से ज्यादा मुतासिर होंगी। इब्राहिम, आपको पॉइंट क्या है इस पर? देखें, जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि इन्हें बहुत बुरे हालात में मईशत मिली और इन्होंने कहा कि कर्ज़ों का बोझ भी बहुत ज़्यादा है और हमें इस्लाहात लेके आनी है। अब पहला पूरा साल इन्होंने कहा कि हम इस्लाहात करेंगे और उसमें लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद हमारी इकॉनमी टेक ऑफ करेगी और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। अब वो जो पहला 1 साल था जिसमें रिफॉर्म्स हुई, उसके दौरान हमने देखा बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो 200-300% तक बढ़ गई, सब्सिडीज़ सारी ख़त्म हो गई। लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो शायद हुकूमत लेके आई हो, लेकिन उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के दौरान बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो गए। लेकिन फिर हमने देखा दूसरे साल के अंदर भी वो टेक ऑफ इकॉनमी का हमें अब तक नज़र नहीं आया। 2 साल कंप्लीट हो गए और अभी भी वो रिफॉर्म्स का अमल जो है वो जारी है। अब हुकूमत जो आपको मैक्रो जो इंडिकेटर दिखाती है, मिसाल के तौर पर कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपका ज़र मुबादला जो है वो रिकॉर्ड अब बन रहे हैं जो पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन अवाम देखते हैं कि उनको ग्राउंड पे क्या मिल रहा है, यानी माइक्रो लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पे ये जो बड़े फिगर हमें बड़े अच्छे नज़र आते हैं, असल तो मसला ये है कि आवाम को इनका क्या फ़ायदा हो रहा है। अब 2 साल आपके रिफॉर्म्स पे गुजर गए, लेकिन आवाम को ग्राउंड के ऊपर जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन अब जो PTI है वो चूँकि 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो PTI अब आहिस्ता आहिस्ता एक पॉपुलर पॉलिटिक्स की जानिब जाएगी। जैसे अभी हमने पहले देखा कि वो ओगरा की समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट की, उन्होंने उसमें कोविड का भी हवाला दिया, बारिश का भी हवाला दिया, हालांकि वो ओगरा की रिकमेंडेशन थी कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो आप बढ़ाएं। इसी तरह अब इनके पास तो आर्गूमेंट भी है, जैसे सर रज़ा रूमी ने अभी कहा कि एक तो कोविड की सूरत हाल है, हमारी ज़ाहिर है कि शरह नमू जो है वो बिल्कुल माइनस में जा रही है, तो इसके ऊपर मेरा गुमान यह है, ज़ाहिर फैसला तो हुकूमत ने करना है कि इसके ऊपर वो निगोशिएट करेंगे। और अब 2 साल के बाद भी हुकूमत को पता है कि लोग जो हैं पहले ही महंगाई से, बेरोजगारी से और जो इकॉनमी के हालात हैं उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो वो मज़ीद बोझ नहीं डालेगी और पॉपुलर पॉलिटिक्स की जानिब जाएगी और ये नहीं मानेगी। शुरू कर दें क्योंकि हुकूमत की तरफ से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। IMF ने मुतालबा कर दिया है, गो मिनिस्टर ने भी वादा किया था कि दिसंबर 2020 तक इन कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन क्या करें, IMF का मुतालबा है, मानना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।